Explanation Part 3rd Paper 5th Tradition and the Individual Talent Most important lines of explanations we will see today. Okay, so hello friends, स्वागत है आपके अपनी चैनल में जहां हम कर लिया करते हैं थोड़ी मस्ती मजाक पढ़ाई के साथ। तो आज के मस्ती मजाक में होने वाली है एक जोक शामिल। तो हम लोग जोक सुनना स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे अपना कदम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सबसे ज़्यादा नशा किस चीज़ में होता है? सोचो। अगर आपने सोच लिया है तो जी हाँ, आपने सही सोचा है, किताबों में, जिसे खोलते ही सर घूमने लगता है और नींद तो इतना भयंकर आती है कि पूछो मत। बात सही है ना? एकदम करेक्ट। सो बात तो सही है, जब भी पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आ जाती है। सो चलिए हमारी ये जोक्स का पार्ट हम करते हैं स्किप और हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है एक्सप्लानेशंस। ठीक है, तो आज की एक्सप्लानेशंस में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट लाइंस देखेंगे जो कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। तो इसमें मैंने टोटल 4th लाइन लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है एंड कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। ठीक है, तो इन सारे लाइन्स का हम लोग मीनिंग देखेंगे तथा किस प्रकार एक्सप्लानेशन को लिखना है। और आप अगर इसे इन चारों टॉपिक, इन चारों क्वेश्चंस के लाइन्स अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो में आप लोग अच्छे से लाइन्स को समझ लीजिए। एंड मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो पीडीएफ देखने के बाद आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, आप लोग बना के ईजिली इसमें से कुछ भी लाइन आए तो लिख सकते हैं। और ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो एक्सप्लानेशन का आएगा ही आएगा एंड 10 मार्क्स इसमें आप लोग को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग अपना 10 मार्क्स चाहते हैं तो ये चारों एक्सप्लानेशन को अच्छे से देख के एग्जाम से पहले जाइएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10th में तो आप लोग को 7-8 ईजिली आ जाएगा अगर आप लोग एक्सप्लानेशन को अच्छे से लिख लेते हैं तो। ये फिक्स है, लेकिन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से है हमारा, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। तो इस लाइन में बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का जो प्रोग्रेस है, उसका एक डेवलप है, इज़ अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक पोएट जब तक अपना सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, खुद की पर्सनैलिटी को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, तब तक वह एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, तो जब तक वो अपना पर्सनैलिटी को लुप्त मतलब एक्सटिंक्शन मतलब होता है विलुप्त करना, जब तक वो अपना पर्सनैलिटी को गायब मतलब नहीं, पर्सनैलिटी को अपना हाइड नहीं करेगा, तब तक वो एक ग्रेट पोएट नहीं बन सकता या ग्रेट आर्टिस्ट भी उसे कह सकते हैं, वो नहीं बन सकता है। तो इस मीनिंग का हम लोग एक्सप्लेन डिटेल्स में करेंगे अपने पैसेज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो इस टाइप से हम लोगों को कुछ लिखना है, आप लोग देख सकते हैं 3 पैराग्राफ में हम लोग को एक्सप्लानेशन लिखना होता है, जो कि हम लोग को ये इतना लिखने का इनफ है हम लोग को 10 मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। तो वो जो लाइन्स है वो कहाँ से लिया गया? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। कंपोज्ड बाय टी.एस. लिएट, टी.एस. लिएट के द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया। हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न टाइम्स। तो जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बहुत ही ग्रेटेस्ट महान क्रिटिक थे मॉडर्न टाइम में। क्रिटिक मतलब होता है कि आलोचना करने वाले। ठीक है, एक दूसरे के बुराई करने वाले को ही क्रिटिक कहा जाता है। जैसे कि आप लोग अपना पड़ोसी को देख सकते हैं कैसे बुराई करते हैं वे लोग एक दूसरे का, लाइक दैट। उसके बाद अल्सो ही ब्राउट अबाउट अ ग्रेट चेंज और नेसेसरी चेंजेस इन मॉडर्न क्रिटिकल सेंसिबिलिटी एज वेल एज क्रिटिकल अप्रोच टू लिटरेचर। तो उसके साथ साथ जो वो है काफ़ी डेवलप किया है, काफ़ी चेंजेस लाए हैं मॉडर्न क्रिटिकल सेंसिबिलिटी में, एंड उसके बाद कुछ नेसेसरी चेंजेस, ज़रूरी चेंजेस भी लाए हैं साहित्य के दृष्टिकोण में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पैसेज तो हो गया हम लोग का राइटर्स के बारे में कि राइटर्स ने कैसा काम किया नहीं किया, उसके बारे में हमें इसमें लिखना होता है कि लाइन कहाँ से ली गई एंड राइटर के बारे में कुछ इसमें लिख देंगे तो आप लोग को उसमें और कुछ नहीं छेड़खानी करना है, बस उतना लिख के छोड़ देना। उसके बाद आप लोग का जो लाइन्स है उसमें क्या कहा जा रहा है उसका मीनिंग आप लोग को 2nd पैराग्राफ में देना है। What is to be insisted upon is that the poet must develop or procure the consciousness of the past and that he should continue to develop this consciousness throughout his career.
तो यहाँ पे बताया गया है कि एक पोएट जो है, एक पोएट को जोर देना चाहिए अपने पास्ट से अवेयर रहने के लिए। मतलब कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, समझ, अवेयरनेस, इस टाइप से कुछ है। कॉन्शियसनेस सेंस भी होता है, कॉन्शियसनेस का बहुत सारा मीनिंग है। तो कॉन्शियसनेस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अवेयरनेस, मतलब एक पोएट को जो है पास्ट से अवेयर रहना चाहिए एंड उसको प्रेजेंट से भी अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। एंड वो प्रेजेंट से अवेयर अपना लाइफ के कैरियर से, अपने प्रेजेंट से अवेयर वो रह सकता है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, अपने प्रेजेंट को भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है, व्हाट हैपेंस इज अ कंटिन्यूअल सरेंडर ऑफ हिमसेल्फ एज ही इज द मोमेंट टू समथिंग विच इज मोर वैल्यूएबल। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर वो कंटिन्यूअल मतलब खुद को सरेंडर कर देता है पूरी तरह से, तो वो क्या बन सकता है, वो एक मतलब समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल, तो वो एक ऐसा बन सकता है जिससे जो कि बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक पोएट को जो है अपना पास्ट एंड प्रेजेंट से अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, कंक्लूडिंगली वी कैन से दैट द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट डिपेंड्स अपॉन हिज कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे पूरे कंक्लूड करके हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट, कि एक जो आर्टिस्ट, कलाकार, एक कवि, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं आर्टिस्ट के रूप में, उसका प्रोग्रेस जो होता है डिपेंड्स होता है उसका कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस। जब तक वो सेल्फ मतलब अपने बारे में नहीं सोच कर, अपने बारे में अपने पर्सनैलिटी को नहीं दिखाकर वो दूसरों के बारे में ये करता है, तब तक वो क्या कर सकता है, तब वो अपना प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये चीज़ हर चीज़ में लागू होता है। जैसे कि आप लोग कोई आर्टिस्ट बोलने से कि कोई भी देख लीजिए, आर्टिस्ट में बहुत कुछ आ सकता है। आर्टिस्ट यूट्यूब क्रिएटर भी आ सकता है, आर्टिस्ट में बॉलीवुड का भी आ सकता है। अगर कोई सेल्फ पर्सनैलिटी को ज़्यादा दिखा देते हैं ना, जैसे कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो लोग मतलब दिखा देते हैं, जो कि अपने आप के बारे में ना सोचे दूसरों के लिए काम करता है, वो ही डेवलप कर पाता है। अगर जो अपने आप के लिए सेल्फिश टाइप के होते हैं तो वो थोड़ा डेवलप नहीं कर पाते। तो इस टाइप से हमें बताया गया है कि एक प्रोग्रेस डेवलप होने के लिए हम लोग को सेल्फ सेक्रीफाइस होना ज़रूरी है, ठीक है। स्पेशली पोएट्स को ज़्यादा ज़रूरी है। देयर मस्ट बी कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ द पोएट्स पर्सनैलिटी। एंड एक पोएट को जो है उसको अपना पर्सनैलिटी को विलुप्त करना ही चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में अगर पूरा समरी देखेंगे ना, तो इसमें स्पेशली इसी बात पर जोर दिया गया है कि मैच्योर पोएट एंड नॉन मैच्योर पोएट किस टाइप का होता है। एंड एक पोएट को जो है अपने पोएम्स में डेवलप, अपने पोएम्स में सक्सेस होने के लिए उसको किन किन चीज़ों को ज़रूरत होती है, उससे मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस क्या क्या करना पड़ता है। तो समरी अगर आप लोग देखेंगे तो इसी टाइप से कुछ है। तो इसका जितने सारे लाइन्स होगा ना, तो उस लाइन्स में थोड़ी सेंस इसी टाइप में जाएगा कि मतलब इसमें सेल्फ सेक्रीफाइस का है। आप लोग जैसे कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए एंड बाकी सब लाइन में भी आप लोग सेल्फ सेक्रीफाइस, ये लाइन जो है काफ़ी की वर्ड है ये पूरा समरी का। तो ये लाइन आप लोग को हर लाइन्स में देखने को आप लोग को मिल जाएगा ये की वर्ड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आई थिंक 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए। But the difference between the present and the past is that the conscious present is an awareness of the past in a way and to an extent which the past awareness of itself cannot show। तो इसमें भी प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में डिफरेंस बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं ये लाइन में आखिर क्या कहा जा रहा है। तो इस लाइन्स का पूरा एक्सप्लेन देखते हैं। So Eliot points out that most people only appropriate a poet if the poet is different from their predecessors। तो यहाँ पे बताया गया है इस अबव लाइन में कि यहाँ पे जो पोएट जो है, एक पोएट की प्रशंसा एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना। एक पोएट की प्रशंसा तभी की जा सकती है जब वो अपने प्रीडिसेसर्स मतलब होता है पूर्वज, जो अपने पूर्वज से कुछ यूनिक करता है, कुछ डिफरेंस दिखाते हैं, तो वही पोएट जो है अपना डेवलप उस प्रशंसा कर सकते हैं, उसी पोएट्स की प्रशंसा लायक होता है। In this difference, readers pretend to find what is individual। तो यहाँ पे जो है रीडर्स मतलब पढ़ने वाले जो है प्रिटेंड करता है मतलब खोजता है व्हाट इज इंडिविजुअल, कि आखिर सच्चाई क्या है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगतता, आखिर इसमें सच्चाई है क्या। तो एक पाठक, एक पढ़ने वाला वही पता करता है। हाउएवर इलियट क्लेम्स दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे मेरे हैंडराइटिंग कुछ ख़राब है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। However, Eliot claims that the best part of a poem are actually the one
in which the dead poets assert their immortality। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलियट क्लेम्स करता है, दावा करता है कि एक पोएम का जो होता है बेस्ट पार्ट वो होता है जब एक पोएट डेड पोएट मतलब एक मरा हुआ पोएट वो असर्ट करता है, अपने पोएम्स में दिखाता है कि अमरता के बारे में बताता है, कि इमॉर्टलिटी के बारे में बताता है। तो वो जो होता है बेस्ट पार्ट होता है पोएम्स का, ये इलियट जी का हमारा दावा है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि द बेस्ट पार्ट्स ऑफ अ पोएट्स वर्क रिजेंबल द पोइट्री ऑफ द पास्ट, कि कोई भी पोएट का जो है बेस्ट वर्क मतलब उसका एक अच्छा प्ले जो होता है वो अच्छा प्ले अगर बनता है तो वो पूरा पास्ट की पोइट्री से ही मिलता जुलता होता है, ठीक है। एट द सेम टाइम द प्रेजेंट also plays an important role in great poetry in इलियट्स विजन। तो इलियट्स की दृष्टि में जो है प्रेजेंट पोएम भी काफ़ी ग्रेट पोइट्री का रोल निभा सकता है। He suggests that what makes the poet great is historical sense। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक पोएट को ग्रेट बनाया जा सकता है उसके हिस्टोरिकल सेंस के हिसाब से, ठीक है, अगर उसके पास हिस्टोरिकल सेंस है। A sense that enables the poet to see not only the pastness of the past but its presence and to understand both the timelessness and temporality of art। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक हिस्टोरिकल सेंस से एक पोएट जो है उसका सेंस हो सकता है, समझ हो सकता है पास्ट के पास्टनेस मतलब अतीत के अतीतता से ही वो अवेयर नहीं हो सकता है, बल्कि प्रेजेंट का भी उसे समझ में आ जाता है, प्रेजेंट की टेम्पोरिटी एंड आर्ट कला का क्या टेम्पोरिटी है, क्या टाइमलेसनेस है। टाइमलेसनेस मतलब होता है अस्थायीता, मतलब वो कैसे टेम्पोररी नहीं होता है, वो परमानेंटली नहीं होता है। तो वो प्रेजेंट के बारे में एक पोएट जो है अगर उसके पास हिस्टोरिकल सेंस होता है तो वो उसे अच्छी तरह से समझ सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इन शॉर्ट इलियट कंपेयर्स द प्रेजेंट टू द पास्ट। तो इन शॉर्ट मतलब पूरे लाइन में पूरे पैसेज में जो है पोएट जो है कंपेयर करता है प्रेजेंट एंड पास्ट के बारे में। ही सेड अबाउट देयर डिफरेंसेस इन अबव लाइन्स। वो कहता है डिफरेंसेस अबव लाइन्स मतलब ऊपर की लाइनों में वो उनके बारे में डिफरेंसेस बताता है। ही डिस्क्राइब द पास्ट एंड द प्रेजेंट एज हैविंग अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इन आर्ट इन विच द प्रेजेंट चेंज द पास्ट व्हाइल द पास्ट गाइड द प्रेजेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पोएट जो है वो डिस्क्राइब करता है पास्ट एंड प्रेजेंट को एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के हिसाब से। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है कि आपस में कोई परस्पर संबंध बनाना, ठीक है। एक मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट जो है ये दोनों के बीच में एक बहुत ही रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, आपस में संबंध है, जो कि प्रेजेंट जो होता है वो प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट को चेंज कर सकता है, लेकिन पास्ट जो होता है वो प्रेजेंट को गाइड कर सकता है। तो पूरा पैसेज में हम लोग इसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रही थी कि मतलब आप लोग को जो वो फर्स्ट पैसेज है ना, मैंने जो फर्स्ट लाइन में दिखाया कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, वहाँ पे कुछ पोएम का लाइन में कॉन्टेस्ट वो कुछ पोएम का लाइन में वहाँ पे लिखना है, तो वो जो आप लोग पहले लिख लेगा, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट नहीं किया है, वो मैंने स्किप कर दिया वो लाइन। बाकी आप लोग को ये पूरा एक्सप्लेन है कि वो पैसेज में क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, प्लस उसका कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोइट्री में एक कविता जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस नहीं है, मतलब इमोशंस का झुकाव यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बल्कि इमोशंस से भागना ही दिखा रहा है। इट इज़ नॉट अ एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ये जो है पर्सनैलिटी को दिखाना नहीं है, ये क्या है पर्सनैलिटी से स्केप करना, मतलब पर्सनैलिटी को छोड़ना है। तो इस लाइन का हम लोग डिटेल्स में एक्सप्लेन देखते हैं, ठीक है। When T.S. Eliot comes to discuss the relation of the poem to the author, he insists on separating the main and the poet's experience and art। तो T.S. Eliot यहाँ पे बताते हैं कि एक ऑथर को जो है अपने पोएम्स के संबंध में जो है अपने पोएम्स को रिलेशन जो है उसका संबंध है कि उसे जोड़ देना चाहिए, सेपरेटिंग करने में, अलग करने में, किसको, पोएट्स के एक्सपीरियंस को एंड उसके आर्ट को, दोनों को सेपरेट करना होगा एक पोएम के लिए, पोएम बनाने के लिए।
He says the more perfect the artist, the more completely separates in him will be the man who suffers and mind which creates. तो ये लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन भी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट द मोर कम्प्लीटली सेपरेट्स इन हिम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पोइट जो है वो जितना परफेक्ट होगा वो उतनी ही परफेक्टली उतनी ही कम्प्लीटली अच्छी तरीके से वो खुद को सेपरेट कर पाएगा, अलग कर पाएगा अपने पोएम से, और वो जो है विल बी द मेन, वो आदमी हो पाएगा जो सफ़र्स किया है एंड माइंड विच क्रिएट्स, एंड जो सफ़र्स कर चुका है और जिसका माइंड जो है वो क्रिएट्स करने की क्षमता है उसमें। Eliot's theory of impersonality of poetry points that there is no connection between poet's personality and the poem. तो यहाँ पे इलियट्स की थ्योरी जो बता रहा है, इम्पर्सनैलिटी का थ्योरी यह बताता है कि जो पोएम जो है ट्रेडिशन एंड इम्पर्सनैलिटी ऑफ थ्योरी, तो ये जो पोएम है इसमें बताया जाता है कि जो पोएट्स जो है कि पोएट्स की पर्सनालिटी और उसका पोएम का जो है कोई कनेक्शन बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक पोएट्स के पोएम में अगर उसका पर्सनालिटी आ जाता है तो वो पोएम एक अच्छा पोएम नहीं माना जाता है। अ पोएट इज़ ग्रेट नॉट बिकॉज ही पुट्स हिज पर्सनालिटी इनटू हिज वर्क बट बिकॉज ही हैज़ अ माइंड in which special or very varied feelings are at liberty in enter into new combination। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक पोएट जो है अपने कविता में पर्सनैलिटी को देखकर ग्रेट माना नहीं जाएगा, वो ग्रेट माना जाएगा अपना एक्सपीरियंस इमेजिनेशंस को एक साथ मिला के एक नया कॉम्बिनेशन बना सकता है, तभी वो एक अच्छा पोएट माना जा सकता है। हालांकि आप लोग को पता हुआ एक पोएट होने के लिए आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है वो है इमेजिनेशन, कल्पना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। उसके बाद आप लोग का एक्सपीरियंस, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है, इमेजिनेशंस, ये दो चीज़ जो होता है, ये दो चीज़ से मिला के ही आप लोग को एक नया चीज़, जैसे कि हम लोग अगर कविता लिखने बैठेंगे ना, तो क्या आई एम श्योर मैंने भी कभी कभी ट्राई किया है कविता लिखने का, तो उसमें काफ़ी टाइम खाता है एंड काफ़ी माइंड लगाना पड़ता है। उसमें कुछ वर्ड्स जो होते हैं पूरा मिला के लिखना पड़ता है, मतलब कल्पना, इमेजिनेशन मतलब एंड मेमोरी जो होता है वो सारा चीज़ को हम लोग को मिला के एक नया चीज़ मतलब वो पोएम को हम लोग को कॉम्बिनेशन, उसी को कॉम्बिनेशन कहा गया है। न्यू कॉम्बिनेशन मतलब फीलिंग्स, इमोशंस, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, ये सब जितना सारा चीज़ है इनको मिला के हम लोग एक पोएम को बनाते हैं, उसे ही एक न्यू कॉम्बिनेशन कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिस फीलिंग्स नीड नॉट बी हिज ओन, दोज ऑफ अदर्स विल एज वेल सर्व हिज टर्न। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके लिए उसका अपना ही फीलिंग्स नहीं चाहिए, बल्कि वो दोज ऑफ अदर्स विल एज वेल सर्व हिज टर्न, दूसरों को भी वो उसे सर्व करना चाहिए। Impressions and experiences which are important for the main may take no place in the poetry, and those which become important in the poetry may play quite a negligible part in the main, the personality। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप अपने कविता में अपने वो कॉम्बिनेशन में अगर पर्सनैलिटी को दिखा रहे हैं, इम्प्रेशंस को दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को अगर दिखा रहे हैं, तो वो एक अच्छा पोएम नहीं माना जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एक पोएट्री का नो प्लेस, मतलब कविता का कोई प्लेस वहाँ पे नहीं रह जाएगा। अगर आप एंड दोज विच बिकम इम्पॉर्टेंट इन द पोएट्री में प्ले अ क्वाइट नेग्लिजिबल पार्ट इन द मेन द पर्सनैलिटी। तो जो एक अच्छा उसमें तो एक अच्छा जो पोइट्री तभी बन सकता है जब वहाँ पे पर्सनैलिटी को नेग्लिजिबल करेंगे, पर्सनैलिटी को वहाँ पे विलुप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पूरा लाइंस का एक्सप्लेन ये मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोग को वो पूरा लाइन का ब्रीफ छोटा से कुछ 4-5 लाइन्स में लिखना है। इन ब्रीफ, इफ दिस इज एडमिटेड, इट will be found that poetry is not a turning loose of emotion, it is not the expression of personality, but an escape from personality, the emotion of art is impersonal। इन ब्रीफ मतलब छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग यहाँ पे पाते हैं कि एक पोइट्री का जो है उसका इमोशंस से ही उसको ये नहीं होता है, इमोशंस देने से ही वो नहीं बनता है। एंड पर्सनैलिटी मतलब अपना पर्सनैलिटी को अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक अच्छा पोइट्री नहीं बन पाता है। उसमें हम लोग को एक पोइट्री के लिए क्या करना पड़ता है, एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी को से दूर जाना पड़ता है। एंड द इमोशन ऑफ आर्ट इज़ इम्पर्सनल। एंड इमोशंस हम लोग का आर्ट ऑफ इमोशंस मतलब इमोशंस
दिखाना, इमोशंस को क्रिएट करने की भावना जो है वो एक इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। ठीक है, तो इन सारी पूरे लाइंस में हम लोग ये पूरा एक्सप्लेन देख लिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। The analogy was that of the catalyst when the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulfuric acid। अगर आप लोग समरी पढ़े होंगे तो आप लोग को ये लाइन इजीली समझ में आ गया होगा। ये लाइन में जो है प्लेटिनम, कैटलिस्ट, इसके बारे में ही बताया गया है, दो गैसेस का। तो इस लाइन में हम लोग वही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि एनालॉजी वाज दैट ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में बताया कि कैसे कैटलिस्ट दो गैसों का कॉम्बिनेशन करके एक कैटलिस्ट उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, टू गैसेस प्रीवियसली मेंशन्ड आर मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम। उसी तरह दो गैसेस में जो है फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम का तार देकर कैसे उसमें न्यू कॉम्बिनेशन होता है। उसी तरह पोइट्स का माइंड कैटलिस्ट होता है। तो हम लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे उसका। फर्स्ट लाइन मैंने बताया था, कॉन्टेक्स्ट आप लोग को वहाँ से ले लेना है जहाँ से मैंने ये हम लोग को तो पता ही है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम वो ले लेना है आप लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेन ये लिखना है कि सो यहाँ एक्सप्लेन हम लोग देखेंगे। इन दिस प्रेजेंट टॉपिक्स द ऑथर पॉइंट्स आउट द डिफरेंस बिटवीन मेच्योर एंड नॉन मेच्योर पोइट्स। तो इस 4th नंबर में जो पैसेज हम लोग अभी देखे उसमें पोइट्स क्या बता रहा है कि एक मेच्योरिटी पोइट के बारे में और एक नॉन मेच्योरिटी पोइट के बारे में डिफरेंसेस बता रहा है कि एक मेच्योर पोइट में क्या डिफरेंस होता है, एक नॉन मेच्योर जो मेच्योर नहीं होता उस पोइट में क्या डिफरेंसेस होता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर द पोइट इज लाइक अ कैटलिस्ट। ऑथर के अनुसार पोइट का माइंड क्या है, एक कैटलिस्ट के जैसा है। ही सेज दैट, अच्छा कैटलिस्ट उसे कहते हैं जिससे कि कोई क्या बोलते हैं रिएक्शंस होता है। ठीक है, ही सेज दैट व्हेन टू गैसेस प्रीवियसली मेंशन्ड आर मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम एंड मेक सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो गैसेस जो कि पहले बता चुके हैं, प्रीवियसली मेंशन मतलब पहले बताया जा चुका है कि दो गैसेस है जो कि है ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अगर एक जार में आप लोग, जार मतलब मग होता है, अगर एक मग में आप लोग ऑक्सीजन एंड सल्फर डाई गैस दोनों को मिला देते हैं और उसमें उस गैस में फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम मतलब एक प्लेटिनम का तार अगर उस जार में आप देते हैं, उन दोनों गैस के अंदर डालते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। वो रिएक्शन होकर ठीक उसी प्रकार जो होता है पोइट्स के माइंड है। ठीक है, उसमें इमोशंस, एक्सपीरियंस, इमेजिनेशंस को मिला के एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। बट दिस रिएक्शन एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि वो जो रिएक्शन होता है वो कब होता है, वो प्लेटिनम डालने से ही होता है, ऐसे में उसका कोई रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो पूरे पैसेज में हम लोग टोटल 4 पैसेज देखे, चारों पैसेज में ये लाइन आप लोग को मोस्ट कॉमन लाइन दिखा होगा कि सेल्फ सेक्रीफाइस, इम्पर्सनैलिटी, यही सब बारे में आप लोग को, ये सब के बारे में आप लोग को बताया गया है इसमें। तो अगर आप लोग चारों पैसेज को एक बार से समझ जाएंगे तो इजीली बना के लिख देंगे। ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट से कोई सा भी लाइन आए ना तो वही लाइन को आप लोग कीवर्ड सब बना के लिख देना है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा कुछ। सो इन ब्रीफ छोटे शब्दों में हम लोग देख लेते हैं। लाइकवाइज द माइंड ऑफ द पोएट इज प्लेटिनम। उसी तरह पोएट का माइंड एक प्लेटिनम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात बताया जा रहा है कि उसी तरह जो पोएट का माइंड प्लेटिनम है, कि पोएट जो है इमेजिनेशंस को, इमोशंस को एंड हो गया तुम्हारा एक्सपीरियंस को, सारा चीज़ मिला के जो न्यू कॉम्बिनेशन करता है वो, अगर हम लोग सारा चीज़ मिला दिया, मान लिया मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, इमोशंस भी है, इमेजिनेशंस भी है, लेकिन मेरे पास माइंड है ही नहीं उतना अच्छा जो मैं सब चीज़ को कॉम्बिनेशन करके मिला के एक पोएम बनाऊँ। तो पोएट के पास जो होता है वो माइंड वो होता है, इसीलिए पोएट का माइंड को प्लेटिनम कहा गया है कि पोएट का माइंड जो होता है उन सारी चीज़ों को मिला के रिएक्शन करके एक पोएम का रूप दे देता है। तो उसी को हम लोग वो इसीलिए बोला गया है पोएट का माइंड एक प्लेटिनम के जैसा है। इट मे ऑपरेट अपॉन द एक्सपर्टेंस ऑफ द मैन इटसेल्फ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो दिखाता है एक आदमी को एक्सपर्ट के जैसा, खुद में एक एक्सपर्ट के जैसा दिखाता है एक आदमी को जो कि एक पोएट होता है।
तो हम लोगों ने चारों एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चंस देख लिए, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। मुझे पता है मैंने उतना अच्छा से नहीं समझा फिगर आउट नहीं कर पाए, लेकिन आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में जाके कुछ तो लिख पाएंगे एक्सप्लेनेशंस में। ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग कुछ भी नहीं ना लिख पाए। कुछ ना लिख पाने से अच्छा है कि कुछ पढ़ के थोड़ा टाइम वीडियो देख के हम लोग कुछ लिखे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशंस जो कि 10 मार्क्स का मैंने बताया आप लोगों को, ये फिक्स है 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इस लेसन से 10 मार्क्स का आप लोग को क्वेश्चंस आना ही आना है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। यानी PDF में आप लोग को टेलीग्राम का ग्रुप दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप लोग PDF ले लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो, अगर आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आप लोग को PDF का भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा, आया भी होगा तो पता नहीं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग अपना अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा एंड प्रिपरेशन अपना जारी रखिए धमाकेदार। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब तभी कर सकते हैं जब आप लोग को इस टाइप का और भी वीडियोस चाहिए कोई भी टॉपिक पे, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।